गुड मॉर्निंग। ये रक्षाबंधन के पावन पर्व की सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने आपसे बोला था कि रक्षाबंधन के दिन से मैं आप लोगों को कक्षा 10 की गणित की शुरुआत करूंगा, तो आज अपन इसकी शुरुआत कर रहे हैं और सभी अच्छे से ध्यान दें। बहुत क्लियर कट सारे जो टॉपिक्स आपके बोर्ड में इम्पोर्टेंट होते हैं वो सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा विथ थ्योरी। समझ में एकदम अच्छे से आएगा। जो समझ में नहीं आए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को वो चीज़ें दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, तो कक्षा 10 की गणित का अपन शुरुआत कर रहे हैं। आज मैं सिंपल टॉपिक पहले कवर करूंगा, सारा कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा, बेझिझक रहे आप लोगों को और कोई परेशानी नहीं रहेगी। लॉकडाउन में आप लोग इस मैथ्स पढ़ने का पूरा आनंद लीजिए और अपने जो भी साथी 10वीं में हैं या आपके पड़ोसी हैं तो उनको ये चैनल आपका सब्सक्राइब और वीडियो देखें, लाइक करें और शेयर करें ताकि सब लोग इसको अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं इसकी। देखें, आपका जो पहला टॉपिक मैं ले रहा हूँ, सिंपल टॉपिक पहले कवर करवा रहा हूँ। बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बिल्कुल एकदम क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर होगा। जो अपना चैप्टर है वो चौथा चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करेंगे। इसका अपन किस प्रकार से देखेंगे वो आप लोगों को ध्यान से देखना है, इसको समझने की पूरी कोशिश करें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी सारी चीजें। अब देखिए, सबसे पहले मैं एक सामान्य समीकरण लिख रहा हूँ। सामान्य समीकरण का अपन कह सकते हैं कि मैंने एक आपको समीकरण लिख रखी है सामने। वो समीकरण है आपकी, उदाहरण के तौर पे ax प्लस by और ये मैंने इक्वल टू में डाल दिया c। ये आपकी एक सामान्य समीकरण है जो आप लोगों को समझने की पूरी अच्छी तरीके से जरूरत है। अब ध्यान से देखें, इस समीकरण में क्या क्या चीजें हैं। कुछ कांस्टेंट दे रखे हैं, कुछ आपके गुणांक दे रखे हैं, कुछ चर राशि दे रखी है, कुछ अचर है। ये जो x और y है ये आपके दोनों चर हैं। x और y दोनों चर है जिसमें a आपका क्या है, इस x का गुणांक माना जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि x का गुणांक क्या है तो आप बोलोगे कि सर x का जो गुणांक है वो होता है आपका a, इसमें a। और इधर मैं आपसे बात करूं कि y का गुणांक क्या है तो आप बोलोगे कि y का जो गुणांक है वो है आप लोगों का b। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि कांस्टेंट या अचर राशि जो है आपकी वो कौन है, c है। ये बात आपको समझनी चाहिए। दो चर वाली रैखिक समीकरण है, इसका अपन जिक्र करेंगे, आपको अच्छे से समझाया जाएगा, सारी चीजें क्लियर होगी। पहली चीज तो ये समझनी जरूरी थी कि इसके अंदर चर राशि कौन सी है। तो चर आपके x और y लिए हैं मैंने, और इस x का गुणांक कौन है तो आप बोलोगे सर a है। a क्या है, गुणांक कोई भी नंबर हो सकता है। मैंने यहाँ पे कांस्टेंट आपका कौन लिया है, a। यहाँ पे दूसरा चर राशि कौन सी है तो आप बोलोगे y, और इसका गुणांक कौन है, b है, और c आपका एक कांस्टेंट है। और ये है आपकी एक सामान्य समीकरण। जब ये चीज आपके अगर क्लियर हो गई है तो अब आप और ध्यान से देखें कि इनका हल किस तरीके से किया जाता है, वो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, आप लोग समझें इसको। अब आप लोग देखें, इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ समीकरण लिख रहा हूं। जैसे मैंने एक पहली समीकरण लिख ली, a1x प्लस b1y प्लस b1y इक्वल टू अपन कह सकते हैं c1। दूसरी मैंने और समीकरण ले ली, ये मेरी पहली समीकरण है। दूसरी समीकरण में लूंगा तो ये बन जाएगी a2x प्लस b2y इक्वल टू में है आपका c2। ये आपके पास सेकंड समीकरण। आप लोगों को ध्यान से क्या चीज देखनी है, क्या चीज सीखनी है, जो मैं सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे आप नजर रखेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए क्या चीज है ये, इसमें क्या पूरा खेल चलेगा वो आप लोगों को देखना है। तीन तरीके की आप लोगों के समीकरण या उनके हल होते हैं। अगर इनके हल क्या होते हैं वो आप लोगों को मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। पहली अगर कंडीशन a1 बटा a2, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर बराबर है b1 बटे b2 के, और वो बराबर मतलब कुछ इस तरीके की कंडीशन आ जाए, बराबर में मैंने लिख दिया c1 बटे c2। पहली कंडीशन क्या है कि a1 बटा a2 करूं, मतलब ये a1 उसके बटे में इस a2 को लिखूं, और ये b1 और इसके बटे में मैं b2 को लिखूं, और ये c1 और इसके बटे में मैं अगर c2 को लिखूं, तो ये मैंने लिखने के बाद में अगर इस तरीके का कंडीशन आ जाए कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के,
और वो बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, इसका मतलब ये कहलाती है आपके इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो ग्राफीय निरूपण है आपका, ग्राफीय निरूपण वो आपका कैसा होगा, तो आप बोलोगे सर प्रतिच्छेद करेगी रेखा। क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि प्रतिच्छेद करेगी इसका मतलब क्या होता है। उदाहरण के तौर पे मैंने आपका एक ग्राफ बनाया, अगर आपकी एक लाइन इस प्रकार से बन रही है कि ये लाइन आई और इस दूसरी समीकरण की सपोज ये लाइन आई है, तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या कर रही है, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। समझ रहे होंगे आप लोग। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है कि जब ये दोनों रेखाएं काट रही है, इसका मतलब कंडीशन ये वाली बन रही है अपने पास कि a1 बटा a2 किसके बराबर नहीं है, b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, वो किसके बराबर नहीं है, c1 बटे c2 के। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उसको अपन कहते हैं कि वो कौन सी रेखा है, आपके प्रतिच्छेद रेखा है। अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करूं यहाँ पे कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, ये समझने की पूरी कोशिश करें क्या कह रहा हूं मैं, क्या कहना चाहता हूं। देखो इसने क्या बोला, एक कंडीशन तो पहली ये बन सकती थी रेखाओं की, दूसरी कंडीशन ये बन रही है। ये कंडीशन क्या कह रही है आप लोगों को कि अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटे b2 के, मतलब ये दोनों चीजें बराबर है, ये वाला कोफिशिएंट और ये वाले कोफिशिएंट दोनों बराबर हैं और c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, तो आप लोग बोलोगे कि इसका जो ग्राफीय निरूपण है वो कैसी होगी, आप बोलोगे कि ये रेखा कैसी होगी, आपके समांतर रेखाएं होगी। कैसी रेखाएं होगी? समांतर रेखा। अब समांतर रेखा कैसे बनती है, तो आप लोगों को ध्यान से देखना है। एक अगर लाइन इस प्रकार से है तो दूसरी लाइन ऐसे हो सकती है। ये देखें, ये ग्राफ की पहली लाइन है समीकरण की मैंने बनाई है जो, और ये समीकरण की दूसरी लाइन है, तो पहली और दूसरी लाइन ये दोनों को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, एक दूसरे से समांतर होगी। इसका मतलब आप लोग देख के भी बता सकते हैं, अभी मैं आपको आगे भी और भी समझाऊंगा। तीसरी जो कंडीशन आपकी बनती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा सरल भी है, सिंपल भी है। क्या है? a1 बटा a2 अगर बराबर है b1 बटे b2 के और वही बराबर है c1 बटे c2 के, तो आपको ख्याल क्या रखना है कि अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर किसके नहीं है, c1 बटे c2 के, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो उसको अपन कहते हैं संपाती रेखा है। संपाती क्या होता है मैं आप लोगों को समझाऊंगा अभी। संपाती रेखा कैसे होती है? संपाती रेखा उनको कहते हैं, जैसे मैंने आप लोगों का ये ग्राफ बनाया, एक लाइन मैंने यहां से गुजारी और जो दूसरी लाइन इसकी होगी, दूसरे जो समीकरण है उसकी लाइन भी जस्ट इसके ऊपर ही आएगी। मतलब ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को आपस में ढक देती है। पहली समीकरण की जो रेखा होगी वो की वही दूसरी समीकरण की रेखा आएगी। आपको मैं ग्राफ अभी बनाना सिखाऊंगा, तब आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। तब इस तरीके की कंडीशन होती है तो उनको क्या बोलते हैं? संपाती रेखाएं बोलते हैं। अब देखिए, मैंने आपको जो समझाया था वो दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये पहली समीकरण थी, ये आपकी दूसरी समीकरण है। आप लोगों के तीन कंडीशन बनती है, जिसमें पहली कंडीशन बनती है प्रतिच्छेद रेखाएं की। प्रतिच्छेद रेखा की क्या होगी, तो आप बोलोगे कि सर a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा अगर b1 बटे b2 के, और बराबर नहीं है अगर c1 बटे c2 के, तो वो रेखा क्या होगी? प्रतिच्छेद करेगी। और उसका इस तरीके का मतलब कि जो दोनों रेखाओं के आप लोग ग्राफ बनाओगे वो एक दूसरे को काटेंगे। दूसरी समांतर रेखा का मैंने बताया, तो समांतर रेखा के लिए कंडीशन क्या पैदा होगी आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग कोफिशिएंट लोगे कि a1 बटा a2 करोगे और b1 बटे b2 करोगे और c1 बटे c2 करोगे, तो आप लोग देखोगे कि ये a1 बटा a2 वो बराबर आएगा b1 बटे b2 के, लेकिन किसके बराबर नहीं होगा? c1 बटे c2 के। अगर तीसरे वाले के बराबर नहीं है और आगे वाले दोनों कोफिशिएंट आपस में बराबर हैं, तो वो आपकी कौन सी रेखाएं होती है? समांतर रेखाएं। तो ग्राफ आपका इस तरीके का बनेगा कि एक दूसरे को लाइन प्रतिच्छेद नहीं करेगी, समांतर रेखा जैसे होती है वैसे बनेगी। तीसरी कंडीशन में आपके कौन सी रेखाएं आई थी? संपाती रेखाएं। और संपाती रेखाओं के लिए क्या कंडीशन बोली मैंने आप लोगों को कि a1 बटा a2 वो बराबर होगा b1 बटे b2 के और बराबर होगा c1 बटे c2 के। मतलब इसमें क्या था कि c1 बटे c2 के बराबर नहीं था, इधर c1 बटे c2 के भी बराबर होगा,
तो वो कौन सी रेखा कहलाती है? संपाती। और संपाती का मतलब क्या होता है कि एक रेखा की जो मैं लाइन बनाऊंगा तो दूसरे समीकरण की जो लाइन होगी वो भी उसी के ऊपर होगी, इसे अपन कहते हैं संपाती रेखा है। तो ये जो एक कंडीशंस होती थी वो बताई मैंने। अब आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें कुछ बातें हैं जो मैं आपको वापस से समझा रहा हूं, ध्यान से देखें। अगर प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेद रेखा है मतलब यहाँ पे इसको काटेगी, इस बिंदु पे आप लोगों के दोनों लाइनें अगर काट रही है तो आपको देखना क्या है कि इस बिंदु पे आप देखोगे कि नीचे आओगे तो यहाँ से आपको x का मान मिलेगा और इस तरफ जाओगे तो आपको y का मान मिलेगा। इसका मतलब जहां पे अपन को x और y दोनों के मान मिल रहे हैं तो अपन कहेंगे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं जो होती है वो हमेशा कौन सा हल देती है? तो आप बोलोगे अद्वितीय हल देती है। कैसे हल देगी? अद्वितीय हल। यहाँ पे x और y के आपको मान मिल रहे हैं। अब इधर बात करोगे आप लोग तो इधर क्या होगा, ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी, ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है तो अपन इसमें क्या बोल सकते हैं कि इसमें कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कोई हल? क्योंकि दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद ही नहीं करती है तो वहां पे आपका x और y का कोई वैल्यू मिलेगी नहीं। जब अपन बात करते हैं संपाती रेखाएं की तो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा का आना, इसका मतलब पहली रेखा की जो वैल्यू थी उसको हर बिंदु पे वो प्रतिच्छेद करेगी और अगर वो हर बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी तो इसमें अपन कह सकते हैं इसमें क्या होंगे? अनेक हल होंगे। इसके बहुत सारे हल निकल सकते हैं क्योंकि एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा भी है। तो तीन बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी रेखा हो सकती है? प्रतिच्छेदी रेखा हो सकती है, समांतर रेखा हो सकती है, संपाती रेखा हो सकती है। प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए क्या कंडीशन थी कि a1 बटा a2 है वो बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, वो बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। और ये दोनों रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रही है तो इसके x और y की क्या होगी? आपके वैल्यू मिलेगी। दूसरे वाले में सेम कंडीशन थी कि दोनों आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है तो कंडीशन क्या बन रही थी? a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, लेकिन वो c1 बटे c2 के बराबर नहीं होगा। जब ये दोनों लाइनें आ रही है तो आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है, अगर वो प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो इसमें कोई हल नहीं होगा। बात करेंगे अपन तीसरी रेखाएं जिसे अपन संपाती रेखाएं कहते हैं। तो a1 बटा a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर है c1 बटे c2 के, मतलब ये तीनों बराबर है तो उसे अपन क्या कहेंगे? संपाती रेखा है। और संपाती रेखा में जो पहली रेखा थी उसी के ऊपर ही दूसरी रेखा का भी ग्राफ बनता है तो हर बिंदु पे वो उसको काट रही है, इसका मतलब इसके जो हल होंगे वो क्या होंगे? अनेक हल हो सकते हैं। तो ये सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन था आपको समीकरण का जो मैंने बताया। अब आपको एग्जाम्पल के द्वारा मैं आगे और समझा रहा हूँ। देखें, अब आपका जो निरूपण है वो मैं एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ कि कौन सा प्रतिच्छेद रेखा होगी, कौन सी समांतर रेखा होगी और कौन सी आपकी जो है अपन कह सकते हैं कि संपाती रेखा होगी। अब देखिए, सबसे पहले तो मेरे को इसमें क्या याद करना पड़ेगा कि a1 कौन है, a2 कौन है। तो आप देखें पहली समीकरण आपकी ये है, इसको ध्यान से देखें। पहली समीकरण में ये आपका x है, x के फर्स्ट पहले वाला कौन हो जाएगा? आपका a1 हो जाएगा। तो a1 कितना है? आपका 2। ये आपका y है और इस y के ये आगे वाला जो अपन कह सकते हैं कि गुणांक है वो कितना है? तो आप कहोगे कि सर b1 का जो गुणांक है वो कितना दे रखा है? 3। और ये है आपका c1 का गुणांक कितना है? -6। अब देखिए आप ध्यान से, दूसरी समीकरण में a2 हो जाएगा जो x का गुणांक है वो, तो a2 का कितना है? आपका 4। यहाँ पे अपन देखेंगे b2 का कितना है, तो b2 का आप बोलोगे कि सर 3 है। और देखोगे कि c2 कितना दे रखा है, तो यहाँ से मैं अगर c2 निकालूंगा तो c2 के लिए अपन क्या कह सकते हैं कि ये दे रखा है आपका 5। अब इसको समझे ध्यान से, क्या हो जाएगा इसमें देखने की कोशिश करें आप लोग। ये हो जाएगा आप लोग a1 बटा a2, और अच्छे से समझें इसको, a1 बटा a2 और कितना दे रखा आपका a1 बटा a2, तो a1 है आपका 2 और a2 है आपका 4। अगर मैं बात करूं कि b1 बटे b2 कितना है, तो आप बोलोगे कि सर b1 है आपका 3 और b2 है आपका 3।
अगर मैं आपसे बोलूं कि C1/C2 कितना है, तो C1 आपका दे रखा है -6 और C2 है आपका 5। अब आप देखेंगे इसको ध्यान से कि अगर मैं इसको इससे काट दूं तो ये कितना आ जाएगा, 1/2। आप गौर से देखेंगे इधर अगर मैं ढंग से इसको लिखूंगा कि A1/A2 है, वो ना तो बराबर दे रखा है आपका B1/B2 के और ना ही बराबर है आपका C1/C2 के। आप देखोगे कि A1/A2 कितना दे रखा आपका, तो आप बोलोगे कि सर 1/2 है। वो किसके बराबर नहीं है, 3/3 हो जाएगा, इसके बराबर भी नहीं है। और किसके बराबर नहीं है, -6/5। जब इस तरीके की कंडीशन आपके पास में आ जाती है, आप देखोगे कि A1/A2 मैंने निकाला, ये B1/B2 निकाला और ये मैंने C1/C2 निकाला। जब तीनों का कंपैरिजन किया तो ये बना कि A1/A2 किसके बराबर नहीं है, B1/B2 के बराबर नहीं है, और B1/B2 किसके बराबर नहीं है, C1/C2 के। तो अपन कहते थे कि ये कौन सा है, आपकी कौन सी रेखा हो जाएगी, आप लोग बोलोगे कि प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं ये, और इनके कैसे हल होते हैं, तो आप बोलोगे कि ये कैसा हल देता है, आपका अद्वितीय हल होता है इसका, अद्वितीय। समझ रहे होंगे आप लोगों को, ये समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा था। और ये पहला टाइप है आपका, जो समीकरण कैसी थी, A1x1 जो ये आपका A1 हो गया, ये B1 हो गया और ये आपका C1 हो गया। सेकंड समीकरण में A2 B2 और C2 हो गया। फिर अपन ने वैल्यू रखी, अपन को वैल्यू पता चल गई। अब आप लोग देखोगे इधर ध्यान से कि सेकंड समीकरण में जो आपका A1 है वो क्या है, तो आप बोलोगे कि सर A1 दे रखा है 3, x के साथ में जो है वो A1 हो जाएगा। B1 कितना है, तो B1 आप बोलोगे सर 4 है, और मैं बोलूंगा कि C1 कितना है, तो आप बोलोगे कि सर 5 है। अगर मैं यहाँ से A2 की वैल्यू निकालूं तो A2 कितना दे रखा आपका 6। अगर मैं यहाँ पे B2 की वैल्यू निकालूं तो B2 कितना दे रखा 8। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू निकालूं C2 की, तो C2 कितना दे रखा आपका 4। इसको समझने की पूरी कोशिश करें। देखें, ये x के साथ में था, ये A1 आ गया, y के साथ में वो B1 आ गया, और जो अकेला है वो आपका C1 हो जाएगा। ये आपका A2, ये B2 और इधर वाला आपका C2। अब कंडीशन अपन देखेंगे जो है आप लोगों को कि यहाँ पे क्या मिलेगा आप लोगों को, तो ध्यान से इसको देखें। अगर मैं यहाँ पे A1/A2 निकालूं तो वो कितना आ रहा है, तो आपका है 3/6। 3/6 को मैं अगर थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/2। दूसरा अगर मैं निकालूं कि B1/B2 कितना होगा, तो आप बोलोगे कि B1/B2 में कितना आ जाएगा, 4/8। इसको मैं अगर काटूं तो ये भी कितना आ रहा है आपका, 1/2। अब मैं इसमें अगर C1/C2 निकालूं तो देखें आप लोग गौर से कि C1/C2 कितना है, C1 है 5 और बटे में कितना है 4, तो इसका सॉल्यूशन कितना आ रहा है, 5/4। आप लोग देखोगे कि A1/A2 है वो B1/B2 के तो बराबर है, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। तो मैं ये कंडीशन यहाँ लगा रहा हूँ, ध्यान से देखें क्या हो जाएगा कि A1/A2 बराबर दे रखा है B1/B2 के, लेकिन वो बराबर किसके नहीं है, C1/C2 के बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन किस में लग रही थी, तो आप बोलोगे कि सर ये कंडीशन जो लग रही थी वो आपके थी समांतर रेखाओं, समांतर रेखाओं में थी। और जो समांतर रेखा है, अगर मैं इसकी आपसे वैल्यू निकालने के लिए बोलूंगा तो आप बोलोगे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। क्या कंडीशन थी, अपन ने कोएफिशिएंट निकाले, A1 B1 C1 निकाले पहली समीकरण से, A2 B2 और C2 दूसरी समीकरण से निकाले। फिर मैंने यहाँ A1/A2 निकाला, B1/B2 निकाला और C1/C2 किया। तो आप देखोगे कि A1/A2 है वो B1/B2 के बराबर है, लेकिन वो C1/C2 के बराबर नहीं है। तो इस तरीके से ये आपकी रेखाएं कौन सी हो जाएगी, जो अपनी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही थी कि ये समांतर रेखा है, लेकिन इसका कोई हल नहीं है। आप लोग देखोगे तीसरी समीकरण, और तीसरी समीकरण में आपका A1 कितना है, आप बोलोगे कि 2,
B1 कितना है तो आप बोलोगे सर 3, और C1 कितना है तो आप बोलोगे -5। देखें ये A1, ये B1 और ये है आपका C1। इसी प्रकार A2 कितना है तो आप बोलोगे 8, B2 कितना है तो आप बोलोगे 12, और C2 कितना है तो आप बोलोगे -20। ये चीज सबको समझ में आ गई। दूसरी समीकरण से A2, B2 और C2 अपन को मिल गया है। जिसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, चर राशि नहीं है, वो आपका क्या होता है, कांस्टेंट C माना जाता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। अब अगर मैं यहाँ पे A1 बटा A2 निकालूं तो वो कितना आ जाएगा, 2/8। आप देखोगे कि A1 तो कितना है, 2 बटे में कितना आ जाएगा आपका 8। और दूसरा अगर मैं निकालूं कि B1 बटे B2 कितना है तो आप लोग बोलोगे कि सर 3/12। तीसरी कंडीशन में बोलूं कि C1 बटे C2 कर लेता हूं कि C1 बटे C2 कितना है तो वो हो जाएगा -5 बटे -20। अब देखें आप लोग कि इसको मैं अगर इससे काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 1/4। इधर मैं इसको काटूंगा तो ये भी कितना आ जाएगा, 1/4। ध्यान से देखें, इसको माइनस से माइनस कट गया, 5 से इसको भी काटूंगा तो ये भी कितना आ जाएगा, 1/4। आप देखोगे कि ये तीनों के तीनों जो पद थे वो आपस में क्या हुए, बराबर। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटे B2 के और बराबर है C1 बटे C2 के। आप देखोगे A1 बटा A2 बराबर आ गया B1 बटे B2 के और किसके बराबर आ गया, C1 बटे C2 के। अगर इस तरीके की कंडीशंस होती है तो मैंने आपको बताया था कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन इसका ग्राफ बनता है तो उसको अपन क्या कहते थे, आप बोलोगे सर समपाती रेखाएं होती है। कौन सी रेखाएं होती है, वो समपाती रेखाएं। और अगर समपाती रेखाएं होती है तो मैंने आपको बताया था कि समपाती रेखा में कितने हल होते हैं, तो आप कहोगे सर अनेक हल होंगे। कैसे हल होंगे आप लोगों के, आप कहोगे अनेक हल। तो इस तरीके से जो आपका ये क्वेश्चन था, ये जो आपकी समझाने का जो टॉपिक था वो पूरा क्लियर हो गया। अब अपन सीखेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा कि समीकरण का ग्राफीय निरूपण किस तरीके से होता है, जो बोर्ड में 6 नंबर में 100% डेफिनेटली फिक्स आता ही आता है, हर साल आता है। और आप लोग उसको अच्छे से सीखें। ये बेसिक नॉलेज था जो आपके 9th क्लास में भी है और ये 10th में भी है, जो मैंने आपको समीकरण का दे दिया। अब अपन नेक्स्ट सीखेंगे वो ग्राफीय निरूपण पढ़ेंगे समीकरण का, और इस तरीके से